हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड आई एम रियली सॉरी। बीच बीच में थोड़ा सा ना इशू आ रहा है अभी आजकल, मतलब कुछ पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं कभी कभार, जिसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पा रही हूँ। बट यहाँ पर बाकी चीजें मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, एडिटोरियल प्लस माइनस हो भी जाता है, कोई बात नहीं। हम लोग संडे को फिर जैसे हमने लास्ट टाइम कवर किया था वैसा सारा कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पर्टिकुलर सेशन के साथ में, जिसमें कि हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। देखो मेजरली जो टॉक्स हो रहे हैं दे आर रिगार्डिंग द यूएस इजराइल ईरान वॉर, तो वो आपके लॉन्ग टर्म एग्जाम में तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। बट ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ रही है और अगर आप इंटरव्यूज वगैरह देने का सोच रहे हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ शेयर बायबैक्स की बात हो रही है, तो सारे के आर्टिकल्स को मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। आज मैं एक साथ यहाँ पर एक बार में कोशिश करूंगी कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं, फिर हम यहाँ पर इसके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर किस आर्टिकल के बारे में हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपके शेयर्स के बाईबैक से रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शेयर बाईबैक होता क्या है। मान लो किसी एक कंपनी ने अपने शेयर्स यहाँ पर, ठीक है, क्या किया, अपने शेयर्स इशू किए। अब वो शेयर्स जो हैं वो इनके शेयर होल्डर्स ने खरीदे, इनको पैसा दिया। अब ये चाहते हैं कि भाई मेरे को ना ये पैसा वापस मिल जाए, यहाँ पर ये सॉरी ये जो शेयर्स हैं ये वापस मिल जाए। तो एक कंपनी अपने खुद के ही शेयर्स को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से वापस खरीद लेती है। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट में वो इसके रिड्यूस हो जाएंगे। सपोज करो कि कंपनी के पास 100 शेयर्स की आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, यहाँ पर 100 शेयर्स उसने अपने निकाल रखे हैं। अब इन्होंने यहाँ पर 100 में से कंसिडर करते हैं 10 शेयर्स को अपने वापस खरीद लिए। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में अगर इनका लेटेस्ट कंसिडर प्रॉफिट जो है वो 100 रुपीज का था, तो पहले क्या हो रहा था, 100 रुपीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी को एक एक रुपी मिल रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इन्होंने अगर अपने शेयर सेल कर दिए तो इनके पास में जो अर्निंग पर शेयर है, अगर 10 शेयर इन्होंने अपने सेल कर दिए तो यहाँ पर 90 100 अपॉन 90 का कुछ अराउंड जाएगा। सो मोर देन 1 रुपी की इनकी यहाँ पर सेविंग्स होगी या अर्निंग होगी। सो हमारे पास अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर हम कितना अर्न कर रहे हैं वो बढ़ जाता है। प्रॉफिट नहीं बढ़ा कंपनी का, केवल कंपनी ने अपने शेयर्स को बाय बैक कर लिया तो आउटस्टैंडिंग कम हो गई, इससे शेयर प्राइसेस जो है वो ऊपर जाते हैं। अब कंपनीज बाईबैक करती क्यों है, देखो यहाँ पर कंपनीज बाईबैक कभी कभी इसलिए करती हैं कि उनके पास में जो आइडल कैश रखा हुआ है उसकी जगह वो क्या करें, पैसे शेयर होल्डर्स को वापस दे दें। दूसरा, मैनेजमेंट यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा सोचते हैं कि ये जो स्टॉक है उनकी कंपनी का ये काफी अंडर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड मतलब अपने सही प्राइसेस पर नहीं सेल हो रहा, तो इसको यहाँ पर अपने सही प्राइसेस पर लेकर आना है। या फिर फाइनेंशियल रेशियोज को इंप्रूव करना है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी को अर्निंग पर शेयर या रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल, मीनिंग वो रिटर्न जो ये अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं बेस्ड ऑन देयर शेयर होल्डिंग और इक्विटी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट होता है फ्लेक्सिबल पे आउट का। इसमें क्या होता है, डिविडेंड्स पता है क्या होता है कि कंपनी अपने जो प्रॉफिट है उसका एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो बाईबैक्स हैं वो कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं क्रिएट कर रहे। अब आपकी कंपनी जो है उसको जरूरी नहीं है कि वो शेयर्स यहाँ पर जो है, पहले क्या था, पहले 100 शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना पड़ रहा था, अब केवल 90 यहाँ पर शेयर्स जो हैं उनके लिए आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो शेयर बायबैक यहाँ पर तब होता है जब कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद रही है, रीपरचेज कर रही है मार्केट से, और जो रिटर्न्स हैं वो हमारे क्या हैं, कैश से ज्यादा है टू शेयर होल्डर्स। अब ये कॉमन कॉर्पोरेट फाइनेंस टूल है जब फर्म्स यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं सरप्लस कैश, मतलब कुछ आइडल कैश इनके पास रखा है, या यहाँ पर लिमिटेड प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज इनके पास है तो इन्होंने अपने शेयर्स खरीद लिए, या ये कैपिटल वापस देना चाहते हैं शेयर होल्डर्स को तो वो एफिशिएंट वे में रिटर्न्स देना चाहते हैं। मीनिंग जो वो 1 रुपी मिल रहा था 100 रुपीज के शेयर से, 100 रुपीज का प्रॉफिट और 100 शेयर्स थे तो 1 ही रुपी जा रहा था। अब यहाँ पर क्योंकि 100 रुपीज का प्रॉफिट है लेकिन 90 शेयर्स हैं तो प्रॉफिट ज्यादा जाएगा। तो बाईबैक यहाँ पर यूजुअली क्या हो रहा है, वो यूज तब होते हैं जब फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है कंपेयर टू डिविडेंड्स। अब डिविडेंड यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस बनाता है रेगुलर पे आउट की कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर क्वार्टरली डिविडेंड मिलता रहे। बाईबैक कंपनीज को अलाउ करते हैं
कि वो फ्यूचर पेमेंट्स को कमिट नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगी। फिर आती है ग्लोबल ट्रेंड्स की बात। सो बायबैक क्या है? एक मेजर पे आउट टूल है। ग्लोबली यहाँ पर जो बायबैक्स होते हैं वो एक डोमिनेंट फॉर्म होते हैं कॉर्पोरेट बायबैक पे आउट के। की ग्लोबल डेटा देखें तो ग्लोबल बायबैक 2022 हमारे पास 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स का हुआ, और S&P बायबैक देखें तो यहाँ पर 925 बिलियन डॉलर्स का हुआ। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर एक्सपेक्टेड बायबैक जो था 2025 का वो 1.07 ट्रिलियन डॉलर्स था। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, एडवांस इकोनॉमीज होती हैं, बायबैक्स यहाँ पर इतने ही होते हैं जितने की डिविडेंड्स होते हैं। 2022 में बायबैक्स यहाँ पर 95% ऑफ टोटल डिविडेंड पेड ग्लोबली। जैसे अगर आपने 100 रुपए यहाँ पर डिविडेंड पे करा तो 95 रुपीज यहाँ पर अलग से जो खर्च किए गए कंपनी के थ्रू वो अपने शेयर्स को बायबैक करने के लिए किए गए। तो नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज इस ट्रेंड को डोमिनेट करती हैं, जहां बायबैक जो है वो डिविडेंड पे आउट से को एक्सीड कर जाता है। मतलब बायबैक ज्यादा हो रहा है, इतने तो डिविडेंड पे आउट भी नहीं हो रहे। अब एमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया है, ये काफी पीछे रहते हैं इस चीज में। बायबैक हमारे यहाँ पर केवल 18% ऑफ डिविडेंड पे आउट्स हैं। क्यों कंपनीज यूज करती हैं बायबैक्स को? क्योंकि यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजिक पर्पसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेस कैपिटल को रिटर्न करना। तो आप देखेंगे कि जो कंपनीज हैं वो जनरेट करती हैं प्रॉफिट्स अपनी री इन्वेस्टमेंट नीड से ज्यादा। मुझे यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉफिट अर्न करा, कुछ हिस्सा मैंने दे दिया, लेट अस कंसीडर यहाँ पर डिविडेंड्स में, कुछ मैंने रिटेन करा। रिटेन अर्निंग्स जो होती हैं उनको हम री इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में ही। अब मुझे इतना भी पैसा नहीं चाहिए, लेट अस कंसीडर मुझे चाहिए 100 रुपए, मेरे पास है 150 रुपए, तो ये जो बचे हुए 50 रुपए हैं इनसे मैंने शेयर बायबैक कर लिया। तो बायबैक अलाउ कर रहा है फर्म्स को कि जो सरप्लस है उनके पास में कैश, वो इन्वेस्टर्स को एफिशिएंट वे में रिटर्न करें। अब ये यहाँ पर बायबैक जब किए जाते हैं थ्रू मैनेजमेंट, तो ये भी शो कर रहे हैं कि कंपनी के शेयर जो हैं वो अंडर वैल्यूड हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ये मानता है कि कंपनी के शेयर्स अंडर वैल्यूड हैं। फाइनेंशियल मैट्रिसेस में आप देखेंगे कि हमारे पास में जो कुछ आपके अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, इस तरह के रेशियो होते हैं, या आरबीआई से भी सभी के सिलेबस में आते हैं ये वाले रेशियोज, ये आपके यहाँ पर इंप्रूव हो जाएंगे। सो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन में कंपनीज एक ऑप्टिमल बैलेंस मेंटेन करती हैं डेट और इक्विटी के बीच में। समझे? अब ये बात करते हैं कि डिविडेंड वर्सेस बायबैक्स में क्या हमारा की डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो खैर यहाँ पर देखो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। एक बार मैं आपको एक टेबल के थ्रू भी समझा सकती हूँ उसको। देखो हमारे पास नेचर में रिकरिंग पे आउट होते हैं। डिविडेंड आपको मान लो क्वार्टरली पे करना है ना, कंपनी जब जब इसको यहाँ पर अपना करेगी, एटलीस्ट ईयरली तो कंपनीज करती हैं। फ्लेक्सिबल पे आउट होता है आपके पास में, अगर हम बात करें यहाँ पर बायबैक्स की, मीनिंग कंपनी जो है वो परचेज कर रही है शेयर्स को। कमिटमेंट जो होती है वो यहाँ पर स्टेबल लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज आपको देने पड़ते हैं, आउटफ्लो हो रहा है, ये आपके अंडर वैल्यूड शेयर्स होते हैं, इसलिए हमने किया है। तो यहाँ पर हमें अपने शेयर्स को उनके राइट वैल्यूएशन पर लाना है। इन्वेस्ट और टाइप, तो इनकम सीकिंग इन्वेस्टर्स हमारे पास होते हैं डिविडेंड के लिए, और ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं हमारे पास में अगर हम बात करें यहाँ पर बायबैक्स की। कमिटमेंट में स्ट्रॉन्ग मार्केट एक्सपेक्टेशंस देखी जाती है, यहाँ पर कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होती। सो बोथ पे आउट ऑप्शंस आपके कॉर्पोरेट फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। अब आ जाओ इंडिया की पॉलिसी जर्नी में। सो इंडिया की पॉलिसी जर्नी में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो इंडिया है, ठीक है, वहां पर बायबैक शेप किए गए थे हैविली बाय टैक्स पॉलिसी चेंजेस। सो अब यहाँ पर होता क्या है, पहले मैं थोड़ा सा हिंदी में कहानी सुनाती हूँ, फिर हमें आगे समझना होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ग्लोबली ये कितने ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर कम हैं, कंपनी चीप मनी बोरो कर पा रही है, एक्सेस प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, या फिर टैक्स एडवांटेजेस होती हैं, जो कैपिटल गेन्स होते हैं वो यहाँ पर लोअर देन डिविडेंड्स होते हैं बहुत सारी कंट्रीज में। लेकिन इंडिया में बड़ा ज्यादा पॉलिसी वोलेटिलिटी देखी जाती है। अब ये कहते हैं, ये एडिटोरियल बोलता है कि भाई देखो जो बाईबैक्स है वो हमारी कोर प्रॉब्लम नहीं है, ये जो इंडिया की जो टैक्स पॉलिसी हर बार चेंज होती रहती है, ये फ्रीक्वेंट टैक्स पॉलिसी चेंजेस मेन प्रॉब्लम है। इंडिया अपनी यहाँ पर बाईबैक्स को किस तरह से रिपीटेडली टैक्स कर रहा है उसको देखा जाएगा। सो एक अनसर्टिनिटी हमारी कंपनीज और इन्वेस्टर्स के लिए देखा जाएगा। इसमें ये बोलते हैं कि देखो फेज 1 जो पहले हमारा 2013 से पहले हुआ डिविडेंड टैक्स सिस्टम था,
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT, ठीक है। अब ये DDT जो था, ये यहाँ पर कंपनीज टैक्स पे कर रही हैं जब वो अपने डिविडेंड्स दे रही हैं। बाईबैक में शेयर होल्डर्स कैपिटल गेन टैक्स दे रहे हैं। अब क्योंकि कैपिटल गेन्स हमारे लोअर हैं, कंपनीज यहाँ पर बाईबैक को डिविडेंड के ओवर प्रेफर कर रही थी। फिर आता है फाइनेंस एक्ट 2013। इसमें गवर्नमेंट ने देखा कि भाई टैक्स आर्बिट्रेज हो रहा है, जो बाईबैक यहाँ पर टैक्स के ऊपर लगेगा ऑन कंपनीज, वो कितना लगेगा, वो अब से ये 20% लगेगा। क्यों? क्योंकि इनको ये लगा कि भाई टैक्स आर्बिट्रेज में ये लोग टैक्स बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और कंपनीज को अब बाईबैक्स के ऊपर भी 20% का टैक्स देना पड़ा, विच इज ह्यूज, राइट। अब इसके बाद में क्या होता है, देखो यहाँ पर आपका टैक्स एडवांटेज को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कंपनी लेवल टैक्स ऑन बायबैक निकाला, मेकिंग देम टैक्स फ्री फॉर शेयर होल्डर्स। टैक्स पैरिटी देखी गई डिविडेंड एंड बायबैक्स में। फेज 3 2020 आया था। अब इसमें रिफॉर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट अबॉलिश कर देती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो डिविडेंड अब टैक्सेबल बन गए, जो शेयर होल्डर के हाथ में, जो हमारी इनकम के ऊपर लगते हैं। लेकिन जो बायबैक टैक्स था वो अभी भी अपने लेवल पर रखा। सो बायबैक जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए यहाँ पर देन हमारे पास में डिविडेंड्स, ठीक है। सो हमारे पास में यहाँ पर कंपनी लेवल टैक्स लग रहा है बायबैक्स के ऊपर, क्रिएटिंग अ न्यू इम्बैलेंस। डिविडेंड में यहाँ पर जो शेयर होल्डर का फंड है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो बायबैक रिलेटिवली मोर अट्रैक्टिव हो गए। फिर ये कहते हैं कि अब एक और सिचुएशन आती है, वो क्या है, फाइनेंस एक्ट 2024। गवर्नमेंट फिर से रूल चेंज कर देती है। अब 4 बार रूल्स चेंज हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बायबैक्स को यहाँ पर एक डीम्ड डिविडेंड मान रही है। सो शेयर होल्डर्स यहाँ पर स्लैब रेट टैक्स पे करेंगे, और जो हाई इनकम इन्वेस्टर्स हैं उनके टैक्स अगर 35% से ज्यादा जाएंगे। सो बायबैक जो है वो पूरी तरह से इन्होंने कोलैप्स कर दिया, ठीक है, बायबैक को ही कोलैप्स कर दिया गया। सो टू एड्रेस कंसर्न्स ऑफ टैक्स आर्बिट्रेज, इन्होंने यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024 से बायबैक प्रोसीड्स को एक डीम डिविडेंड माना। टैक्सेस जो थे शेयर होल्डर इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में उस पर टैक्स किए गए। हाई इनकम इन्वेस्टर्स जो थे उनके लिए इफेक्टिव टैक्स रेट ओवर 35% चला गया, और यहाँ पर जो अट्रैक्टिवनेस थी बायबैक्स की वो खत्म ही कर दी। देखो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज यहाँ पर इतना अच्छे से चीजें मैनेज कर रही हैं, वो हम पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर दे रहे हैं। सो इंडिया का जो बायबैक ट्रेंड है वो यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर 19 में 67,687 करोड़ का यहाँ पर बायबैक था। 21 में ये कम होकर 49,553 हो गया। 24 में 49,314 ऑलमोस्ट सेम था। फाइनेंशियल ईयर 25 में 49,314 से 8,147 करोड़ पर हम पहुंच गए। 41,000 अप्रोक्सीमेटली सीआर का यहाँ पर ड्रॉप डाउन हुआ। सो टैक्स चेंजेस जब हुए तो बायबैक कोलैप्स कर गया ड्रामेटिकली, और इसी तरीके से जो पॉलिसी शिफ्ट होते हैं वो कॉर्पोरेट बिहेवियर को बहुत बुरा तरीके से डिसरप्ट करते हैं। ये इसका भी एक एग्जांपल है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जैसा आपसे पूछा जा सकता है। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है। Consider me the interviewer or someone who is conducting your exam. How does in a command economy, or sorry, not in a command economy, how does in a mixed economy government interventions can disrupt corporate behavior? अब यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्राउड आउट होती हैं, या फिर ये जो बायबैक का हमने समझा ये बता सकते हैं। तो ये इस तरह की जो आपकी पॉलिसीज हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑल्सो इस तरह के बायबैक से रिलेटेड जो आपके चेंजेस आए हैं, तो ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट किसके लिए हो गए, आपके सेबी के इंटरव्यू के लिए भी हो गए। सो यहाँ पर ये मार्केट्स के लिए अच्छा क्यों नहीं है, सबसे पहले तो ये बताओ। देखो हमारे पास में अब कंपनीज क्योंकि बायबैक्स नहीं कर सकती हैं, तो वो कैश की होर्डिंग करेंगी। आइडल कैश रखा हुआ है, एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है, तो यहाँ पर ये शायद लो रिटर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दें। नो रिटर्न से अच्छा लो रिटर्न है, राइट। 0 से अच्छा 1 है, 1 से अच्छा 2 है, 2 से अच्छा 20 है। रिड्यूस करेंगे शेयर होल्डर के रिटर्न्स को, तो इन्वेस्टर्स जो है उनको बेनिफिट कम मिल रहे हैं। फिर ये बात करते हैं कि अब बजट 2026 आया, इसमें इन्होंने कुछ करेक्शंस करे विच इज एप्रिशिएटेड। अब जो बायबैक है उनका टैक्स किया जाएगा कैपिटल गेन्स पर, लेकिन कुछ सेफगार्ड्स रहेंगे। तो जो मिनिमम इफेक्टिव रेट टैक्स है कंपनीज के लिए 22% रहेगा और अदर्स के लिए 30% रहेगा।
तो वो जो टैक्स आर्बिट्रेज हो रहा था उससे हम बच जाएंगे। सो बायबैक्स नाउ विल बी टैक्स्ड एज कैपिटल गेन्स रेदर देन एज शेयर होल्डर डिविडेंड्स। अब इस मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सेफगार्ड्स भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि मिनिमम इफेक्टिव टैक्स रेट्स ऑफ 22% फॉर कंपनीज, अराउंड 30% यहाँ पर सर्टेन प्रमोटर ट्रांजेक्शन्स के लिए आपका जाएगा। तो ये रिस्टोर करेंगे टैक्स न्यूट्रलिटी बिटवीन डिविडेंड्स एंड बायबैक्स। ये पता है हम आंसर देने बैठते हैं, अगर हमें नॉलेज कम होती है तो हमारे आंसर सिमिलर होते हैं टू अदर्स। अगर हमारे पास अच्छी नॉलेज है तो एग्जाम्पल्स कुछ भी याद नहीं आएगा ना, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स याद आ जाएंगे, शायद ये पूरा आर्टिकल याद ना रहे लेकिन 2 लाइन इस आर्टिकल की आपके दिमाग में बैठी होंगी, तो वो जब आपको जरूरत पड़ेगी ना तो आपके सामने आ जाएंगे और आप आंसर लिख पाओगे या आंसर बोल पाओगे। तो वो जो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है ना, वही ह्यूज डिफरेंस बन जाता है। सोचो आपके जैसे यहाँ पर 4 लोग और आए, सबने ए जवाब दिया, आपने ए प्लस सी जवाब दिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो सी है, ये एक्स्ट्रा सी है, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा ना। वो जो वो होता था ना पेंसिल का एड, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, वो यहाँ पर है एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड नॉलेज। एडिटोरियल यहाँ पर ये पॉलिसी स्टेबिलिटी की बात करें कि ये कहते हैं कि भाई क्यों मैटर करती है। इनका कहना है कि देखो इन्वेस्टर्स की जो अनसर्टेनिटी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अनस्टेबल रूल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। अब सोचो आप इन्वेस्टमेंट लेने जाओ, वो आपसे पूछा आपके यहाँ रूल्स क्या है, आपने उनको रूल बताया, उन्होंने बोला नहीं ये रूल नहीं है, आपने कहा नहीं यही रूल है, उन्होंने बोला हमने अभी देखा था पिछले महीने तो ये वाला रूल था, आपने बोला नहीं नहीं अभी बजट आया था ना तो रूल चेंज हो गया। कहेंगे अरे हमने उससे पहले देखा था तब ये रूल था, फिर ये रूल है, अभी ये रूल है, हमें नहीं समझ आ रहे आपकी कंट्रीज के रूल्स, होगी काम खराब। ऐसे कॉर्पोरेट प्लानिंग प्रॉब्लम्स, कंपनीज यहाँ पर कैपिटल एलोकेशन कर रहे हैं फॉर मेनी इयर्स। मार्केट डिस्टॉर्शंस, फर्म्स यहाँ पर अपने बिहेवियर्स को चेंज कर देती हैं टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग रेदर देन की इकोनॉमिक लॉजिक लगाएं। तो फ्रीक्वेंट पॉलिसी स्विंग्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स ला रहे हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो पा रही, डिस्टॉर्टेड इंसेंटिव्स हैं, एफिशिएंसी कैपिटल एलोकेशन में रिड्यूस हो गई, कंपनीज यहाँ पर या तो होर्डिंग कर देंगी या फिर इनएफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स बनाएंगी मीनिंग लो रिटर्न्स वाली, और या फिर जो लेजिटिमेट पे आउट मैकेनिज्म था उसको अवॉइड ही कर देंगी। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फॉर कैपिटल मार्केट्स? बायबैक्स यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल मार्केट डिसिप्लिन में, जिसमें वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करते हैं, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देते हैं और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस को सिग्नल करते हैं। तो जब पॉलिसी डिस्करेज कर रही है बायबैक्स को अननेसेसरली, कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी डिक्लाइन कर सकती है। अब आ जाओ वे फॉरवर्ड की तरफ। तो ये एडिटोरियल सजेस्ट करता है कि इंडिया को एक स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल टैक्सेशन फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए, जिसमें कि वो डिविडेंड्स, बायबैक्स, कैपिटल गेन्स को कंसिस्टेंटली ट्रीट करेंगे, फ्रीक्वेंट चेंजेस को अवॉइड करेंगे और फोकस करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड एंटी अब्यूज सेफगार्ड्स के ऊपर। यहाँ पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके ऊपर रिलाई करेंगे, मार्केट डिसिप्लिन के ऊपर रिलाई करेंगे रेदर देन एक्सेसिव टैक्स इंटरवेंशन। तो ये कहते हैं कि देखो जैसे सेबी है तो इनको मॉनिटर करना चाहिए बायबैक को अच्छे से, तो जब ये मॉनिटर करते हैं, ऑफ कोर्स इनका ही काम है मॉनिटर करना बायबैक्स को, तो यहाँ पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, लिमिट्स ऑन बायबैक साइज, सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स ये सब देखेंगे तो मैनिपुलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो कि हमारे बायबैक्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, उसको और मैं बता देती हूँ आपको। ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि ये ना शॉर्ट टर्मिज्म होता है, कि कंपनी अपने स्टॉक प्राइसेस के ऊपर फोकस्ड है, कि स्टॉक्स जो है वो अंडर वैल्यूड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रही, इनकम इनइक्वालिटी होती है, तो बायबैक जो है वो वेल्दी शेयर होल्डर्स को ज्यादा फायदा देते हैं, और ईपीएस यहाँ पर बिना रियल ग्रोथ के बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर कब बढ़नी चाहिए? जब कंपनी के रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के रिटर्न्स तो सेम है, बस आपका ईपीएस बढ़ रहा है। अब यहाँ पर कुछ बायबैक के सपोर्टर्स भी हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई ना, कंपनी अब अपने उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी जहां पर रिटर्न्स अच्छे नहीं है, तो पैसा आप इन्वेस्टर्स को अगर वापस कर देते हो तो यहाँ पर कैपिटल ज्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर्स में जाएगी। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी आपको मैं बता देती हूँ विच इज नॉट गिवन इन द एडिटोरियल। एक टीसीएस का लेकर चलते हैं कि टीसीएस जो है वो बायबैक और डिविडेंड दोनों ही बहुत फ्रिक्वेंटली करती है, तो कैश अपने शेयर होल्डर्स को देती रहती है। सिमिलरली इन्फोसिस एंड विप्रो भी करते हैं, तो बायबैक्स यूज करना भी यहाँ पर बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो मार्केट कब काम अच्छा करता है, जब पॉलिसी स्टेबल हो। अगर फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आप रूल चेंज करते रहोगे तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा
और इंस्टेड ऑफ ट्राइंग कि आप यहाँ पर हर एक टैक्स आर्बिट्रेज को फिक्स करने में लग जाओ, ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर और कंसिस्टेंट टैक्सेशन के ऊपर फोकस करो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया का बाईबैक मार्केट जो है वो कॉर्पोरेट मिसयूज कर रहे हैं, रेदर फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस जो है वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं इंसेंटिव्स को। सो एक स्टेबल टैक्स फ्रेमवर्क ट्रीट करेगा डिविडेंड, बायबैक और कैपिटल गेन्स को कंसिस्टेंटली, ठीक है, जिससे कि कैपिटल एलोकेशन हो और मार्केट की जो एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव हो। ठीक है, समझ में आ गया, इस बारे में पूरी बात हुई है। चलो अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। शेयर बायबैक, जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स को रीपर्चेज करती है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो जब यहाँ पर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिविडेंड्स तो गवर्नमेंट किसके ऊपर टैक्स लगा रही है? कंपनी के ऊपर। ये अबॉलिश्ड है करेंटली इंडिया में। कैपिटल गेन टैक्स, जब हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं, जब हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर, रियल एस्टेट सेल करते हैं तो उन पर जो हमें गेन होता है। कॉर्पोरेट पे आउट पॉलिसी, कंपनीज यहाँ पर प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं शेयर होल्डर्स को। सो शेयर बायबैक क्या है? एक लेजिटिमेट कॉर्पोरेट फाइनेंस टूल है which are used globally to return excess capital to investors. India's experience shows that frequent tax policy changes can significantly distort corporate behavior and disrupt capital markets. The 2026 budget's move to restore buyback taxation as capital gain represent a correction that reintroduces flexibility in corporate payout choices. So going forward, जो की चैलेंज है वो क्या है कि एक स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क हो जो डिविडेंड, बायबैक एंड कैपिटल गेन्स को अलाउ करे कि वो कोएग्जिस्ट करें बिना टैक्स ड्रिवन डिस्टॉर्शंस के इन द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट आर्टिकल के बात करते हैं। अब ये जो आर्टिकल है ये किसके बारे में बात करता है? ये कहता है कि भाई इंडिया की जो एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी है ना वो सब्सिडीज से हटकर स्ट्रक्चरल कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ ग्लोबल कंपैरिजंस, एग्जांपल्स, ठीक है, इनको यूज करते हैं। तो जो कोर आइडिया है वो ये है कि बहुत सालों से इंडिया एक्सपोर्ट्स को जो प्रमोट करती है तो यहाँ पर एक तो सब्सिडीज देती है, एक इंसेंटिव्स देती है। इंसेंटिव्स जैसे कि आपने देखा होगा हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है उसमें गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि अगर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट्स अच्छे से करते हो, सो एंड सो नंबर्स को आप यहाँ पर अपना मीट कर पाओगे तो जो टैक्स आपने पे किया है वो रिफंड हो जाएगा, रेमिशन हो जाएगा उसका। तो इस तरह की चीजें भी हम कर रहे हैं कि यहाँ पर सब्सिडीज भी दे रहे हैं और इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। तो अब देखते हैं, फॉर मेनी इयर्स इंडिया की जो एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी है वो किस पर रिलाइड है? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और टैक्स रिबेट्स के ऊपर, ताकि यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को यहाँ का प्रमोट करें। जैसे कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये भी किसमें? एफटीपी 2023 में। और रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जिसको हम रोड टैप बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पॉलिसीज क्या कर रही है? इंडिया के एक्सपोर्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर चीपर करने की कोशिश करती है। ये एफटीपी 2023 में, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी वीडियो देख लेना, मैंने वहां पर समझा रखा है। अब अंडरलाइंग अजम्पशन क्या था? सिंपल था कि एक्सपोर्टर्स अगर यहाँ पर सब्सिडीज या टैक्स रिबेट्स रिसीव करेंगे तो प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे और ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स में। लेकिन यहाँ पर प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर फोकस्ड है, स्ट्रक्चरल कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर फोकस नहीं है। ग्लोबल ट्रेड रेटिंग एनवायरनमेंट अब यहाँ पर सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा है। ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट की बात करते हैं। सो रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट जो हुई इन्होंने सब्सिडी ड्रिवन एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज को लेस इफेक्टिव बना दिया। ये कहते हैं कि देखो आज की जो वर्ल्ड है ना वो जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्लाइमेट रूल, सप्लाई चेन डिसरप्शन, इनके बारे में है। तो अकेले सब्सिडीज तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ग्रोथ को सस्टेन कर नहीं सकती। इंस्टेड इंडिया को क्या करना होगा? अपने लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्लायंस कैपेसिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस को इम्प्रूव करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज हैं वो लेस इफेक्टिव होती जा रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर देखिए ये कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, क्लाइमेट रिलेटेड रेगुलेशन आ रही है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, डीग्लोबलाइजेशन भी जिसको हम बोल सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन्स का। अब जैसे यूएस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, ये दिखाते हैं कि कैसे जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर रही है ट्रेड फ्लोज को और सप्लाई चेन्स को। अब कुछ और पॉलिसीज होती हैं जैसे सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, फ्रेंडली शोरिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड शोरिंग ये सब क्या है? ये रीशेप कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स को। और ऐसे एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो डिपेंड करेगी आप कितने रेजिलिएंट हो और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के ऊपर रेदर देन जस्ट सब्सिडीज।
तो यहाँ पर हमारे पास में ये कहते हैं कि अब ये बताओ एक्सपोर्ट सब्सिडीज इतनी ज्यादा लेस इफेक्टिव क्यों है। देखो इसके लिए 3 ग्लोबल चेंजेस की बात करते हैं। जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ग्लोबल ट्रेड कैसा है, पॉलिटिसाइज हो चुका है, जैसे सैंक्शंस लगाना, ट्रेड वॉर्स, स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग। तो टेंशन हमारे पास यूएस और चाइना के बीच में है, सप्लाई चेन्स रियलाइन हो रही हैं। अब कंट्रीज फ्रेंड शोरिंग प्रेफर करती हैं। फ्रेंड शोरिंग क्या है, प्रोडक्शन हमारा पॉलिटिकली फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स हैं वो इंडिया से, ठीक है, सॉरी, इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है चाइना से, जैसे कि इंडिया की तरफ भी, इसके अलावा वियतनाम, मैक्सिको। तो ऐसे एनवायरमेंट में ट्रस्ट और रेजिलियंस हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है सब्सिडीज से, समझे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, एक तो हमारे पास में इसके अलावा, अच्छा एक सेकंड रुको, और भी चीजें बता देती हूँ मैं आपको। एक क्लाइमेट रेगुलेशन की बात करते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अभी क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड रूल्स लेकर आ रही हैं, जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कौन लाया, यूरोपियन यूनियन। अब ये पॉलिसी क्या करती है, कार्बन टैरिफ्स लगाती है इंपोर्ट्स पर, जैसे स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम। अब देखो इसमें तो ये लोग बोलते हैं कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने भी बोला कि ये ना हमारे ट्रेड्स को खराब कर रही हैं, और यूएन डबल सीडीडी ने भी बोला, यहाँ पर ट्रिपल सीडी ने, कि देखो केवल और केवल इस तरह की जो ड्यूटीज लगाई जा रही हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज को अफेक्ट करेंगी। जो आपका कार्बन एमिशन है वो तो केवल 0.1% से कम होगा। तो अब ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स यहाँ पर लो कार्बन एमिशन प्रूव नहीं कर पाएंगे तो इनको एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अब सब्सिडीज इसको तो नहीं सॉल्व कर सकती हैं, केवल क्लीन प्रोडक्शन और कंप्लायंस सिस्टम कर सकता है। फिर ये बात करते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन की, जहां पर ये बोलते हैं कि जो हमारे पास अभी क्राइसिस हो रही है ये सप्लाई चेन में वल्नरेबिलिटीज दिखाती हैं, जैसे कोविड के डिसरप्शंस हुए, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेजेस हुई, और यहाँ पर वॉर जो है वो शिपिंग रूट्स को अफेक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्राइसिस थ्रेटन करता है ग्लोबल ऑयल शिपिंग को। तो ऐसी सिचुएशंस में कॉम्पिटिटिवनेस डिपेंड करती है कि आपके पास कितने रिलायबल लॉजिस्टिक्स हैं और सप्लाई चेन आपकी कितनी फ्लेक्सिबल है। समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर सो लिमिटेशंस क्या क्या है एक्सपोर्ट सब्सिडीज की, वो भी देख लेते हैं। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स यहाँ पर सेवरल स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस फेस करते हैं, जैसे कि फिस्कल बर्डन। सब्सिडीज यहाँ पर हमारी जो पॉलिसीज हैं, सब्सिडीज बेस्ड पॉलिसीज, इनमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा चाहिए, ये सस्टेनेबल नहीं होते लॉन्ग टर्म में। डब्ल्यूटीओ के कंस्ट्रेंट्स लग जाते हैं तो लीगल चैलेंजेस हमारे पास आ जाते हैं, जो कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इंसेंटिव्स को डिस्करेज करते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लिमिटेड है, तो ये बूस्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स को, लेकिन कोई जो डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट आई हैं, इंफ्रा बॉटलनेक्स हैं, रेगुलेटरी इनएफिशिएंसीज हैं, इनको एड्रेस नहीं कर पा रहे। और अगर हम केवल और केवल सब्सिडीज के ऊपर रिलाय करेंगे तो यहाँ पर सस्टेन्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब आ जाओ बजट 2026 की तरफ। सो यूनियन बजट 26-27 यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट दिखा रहे हैं एक्सपोर्ट पॉलिसी में, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास में एक्सपेंड नहीं किया जा रहा सब्सिडीज को। गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि स्ट्रक्चरल कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करें। तो कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं इस ट्रांजिशन के रिगार्डिंग। एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट के ऊपर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास में ये देखा जाएगा कि जो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, अब बजट 2026 यहाँ पर क्या कोशिश कर रही है कि हम रिफॉर्म्स लेकर आए स्ट्रक्चरल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, जिसमें इन्होंने 7,295 करोड़ रुपीस अलोकेट करे एक्सपोर्ट्स के लिए, जिसमें कि इंटरेस्ट सब्सिडीज और कोलैटरल सपोर्ट की बात की गई, ताकि एक्सपोर्टर्स जो है इनको चीपर लोन्स मिले। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, एक सेकेंड पहले वाला पॉइंट देख लेते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन 5,181 करोड़ का, कोलैटरल सपोर्ट 211.14 करोड़ का। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग चीपर हो जाएगी, ज्यादा एफटी एक्सेसिबल हो जाएगी, स्पेशली एमएसएमईज के लिए। कस्टम्स एंड ट्रेड फैसिलिटेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो बहुत सारे प्रोसीजरल रिफॉर्म्स थे जो कि इंट्रोड्यूस किए गए। अब इसको समझना, देखो ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स एईओ, ठीक है, इनके लिए बोला गया कि जो कस्टम ड्यूटीज हैं वो यहाँ पर डेफर की जा सकती हैं। तो पहले ये जो पीरियड था ना वो हमारे पास कितना था, 15 दिन का, अब कितना कर दिया, 30 दिन का। तो जो कैश फ्लो है एक्सपोर्टर्स के लिए वो बढ़ जाएगा। अब ये ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं, वो बिजनेस जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर और कस्टम ब्रोकर्स, जिनको नेशनल कस्टम अथॉरिटीज यहाँ पर सर्टिफाई करती हैं और ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब आप ड्यूटी डेफरमेंट जो है या बाद में टैक्सेस पे कर सकते हो, वो आपका 30 डेज तक कर दिया गया अदरवाइज इकोनॉमिक ऑपरेटर मैन्युफैक्चरर्स के लिए। एडवांस रूलिंग वैलिडिटी जो है वो 3 से 5 साल के लिए कर दी गई, इंप्रूविंग पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी। एक्सपेंशन किया गया ट्रस्टेड ट्रेड प्रोग्राम्स का, तो ट्रांजेक्शन अनसर्टेनिटी जो थी एक्सपोर्टर्स के लिए वो हमने रिड्यूस की। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में कोरियर एक्सपोर्ट लिमिट जो थी वो रिमूव कर दी गई, जिससे कि जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं वो ग्लोबली आपके ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेलर्स को बोला गया कि आप जैसे यहाँ पर अमेजोन है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज कर कर एक्सपोर्ट करो। सो यहाँ पर 10 लाख रुपए का कैप लगाया गया है कोरियर एक्सपोर्ट्स पर, तो वो भी हटा दिया गया इस बारी। इससे क्या होगा, स्मॉल एक्सपोर्टर्स, डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, इन सबको एंकरेज किया जाएगा। इनपुट कॉस्ट रिडक्शन की गई है एक्सपोर्टर्स के लिए। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि अब जो हमारे पास में इनपुट कॉस्ट क्या होती है, रॉ मटेरियल, लेबर, प्रोसेसिंग, इन सब में जो कॉस्ट लगती है, सो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लिमिट सी फूड प्रोसेसिंग इनपुट्स के लिए इंक्रीज कर दिया गया। जो पहले 1% था वो 3% हो गया प्रायर ईयर एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो इनपुट कॉस्ट का जो रिस्क था वो भी यहाँ पर कम हो गया। अब हम इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट्स पर कम ड्यूटीज लगेंगी। हमने जैसे रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर प्रोसेस कर फाइनल प्रोडक्ट्स में बनाकर सेल करा, एक्सपोर्ट करा। फिर आती है बात लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट प्लान कर रही है 12.2 लाख करोड़ की पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जहां पर फ्राइट कॉरिडोर्स, कोस्टल शिपिंग, वाटरवेज, इनके ऊपर हम फोकस करेंगे। अब यहाँ पर एक मेजर कंस्ट्रेंट क्या था इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट। इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो एस्टिमेटेड है 7 to 8% ऑफ जीडीपी, जो कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी से यहाँ पर हायर है। बजट अलोकेट करते हैं 12.2 लाख करोड़ पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिसमें इनलैंड वाटरवेज, फ्राइट कॉरिडोर, इनके ऊपर फोकस किया जाता है। कोस्टल कार्गो ट्रांसपोर्ट, पोर्ट कनेक्टिविटी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करती हैं, सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती हैं और डिलीवरी टाइमलाइंस को यहाँ पर शॉर्टन कर रही हैं। अब आ जाओ कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स स्ट्रक्चरल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के। तो अदर डेवलपिंग कंट्रीज के पास ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं टवर्ड्स स्ट्रक्चरल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। वियतनाम यहाँ पर रिड्यूस कर रहा है कस्टम्स क्लियरेंस टाइम्स टू अराउंड 24 आवर्स। अब रैपिड क्लियरेंस सपोर्ट यहाँ पर फास्टर एक्सपोर्ट साइकिल्स को यहाँ पर करा जाता है। ठीक है, तो आपके पास में ये बोलते हैं कि वियतनाम में एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया गया, कस्टम क्लियरेंस टाइम जो था वो केवल 24 आवर्स का रखा गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन बिल्ड की गई। अब वियतनाम स्मार्टफोन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट सबको एक्सपोर्ट करता है और मेजर कंपनी जैसे कि यहाँ पर सैमसंग है वो आपकी ऑपरेट कर रही हैं वियतनाम में। इवन दे आर गिविंग द एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश, जो कि फोकस करता है लेबर कंप्लायंस और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। यहाँ पर 200 प्लस ग्रीन गारमेंट फैक्ट्रीज हैं जो कि यहाँ पर सर्टिफाई की गई हैं लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन के अंडर, और ग्लोबल ट्रस्ट जो है बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स में वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर 200 से ज्यादा लीड सर्टिफाइड गारमेंट इंडस्ट्री फैक्ट्रीज हैं, ग्रीन गारमेंट इनको हम बोल सकते हैं। तो हमारी जो इनकी रेपुटेशन है बांग्लादेशीज की, वो एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगी। अब इंडिया को क्या रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, तो देखो हमें यहाँ पर 3 स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। पहला तो कंप्लायंस कैपेसिटी अच्छी करनी है, एक्सपोर्ट क्लस्टर्स जो है वो यहाँ पर कार्बन अकाउंटिंग, लाइफ साइकिल असेसमेंट करें, जैसे स्टील, टेक्सटाइल, केमिकल्स, यहाँ पर इन्हें ग्लोबल क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा। फिर हमारे पास एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है ईसीजीसी, यहाँ पर एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवरेज हमारा कम से कम 50% ऑफ एक्सपोर्ट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर ईसीजीसी प्रोटेक्ट करे एक्सपोर्टर्स को जो बायर डिफॉल्ट करते हैं या पॉलिटिकल रिस्क आज के टाइम में बहुत ज्यादा है उसके लिए। ऑलरेडी है ऐसा नहीं है, पॉलिसीज है नहीं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं मिल रहा अभी भी। ट्रेड डिप्लोमेसी को हमें स्ट्रेंथन करना है, तो ग्लोबल ट्रेड रूल्स यहाँ पर इन्फ्लुएंस होने चाहिए थे पहले। अब इंडिया कुछ डिस्कशन जैसे सीबैम पर ज्वाइन कर रहा है तो वो बहुत लेट किया। अब फर्दर नेगोशिएशंस में हमें क्लाइमेट एक्सपर्ट्स, डिजिटल ट्रेड स्पेशलिस्ट सबकी जरूरत होगी। तो ये कहते हैं कि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो क्लाइमेट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को ग्लोबल मार्केट में फेस करते हैं। कार्बन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशंस, इन पर हमें फोकस करना है। एस्टैब्लिश करना होगा कंप्लायंस फैसिलिटीज एटलीस्ट 50 एक्सपोर्ट क्लस्टर्स में, और पर्टिकुलरली स्टील, टेक्सटाइल, केमिकल गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इस तरह के सेक्टर्स में।
तो जो सर्टिफिकेशन टर्न अराउंड टाइम है वो 30 डेज से कम होना चाहिए। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में पेमेंट डिफॉल्ट, पॉलिटिकल डिसरप्शंस, करेंसी वोलेटिलिटी, इन रिस्क से इंश्योर करना होगा हमारे एक्सपोर्टर्स को ईसीबीसी के थ्रू। तो यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट टाइम जो है वो 60 डेज तक रिड्यूस हो जाना चाहिए, जिससे कि फाइनेंशियल रिस्क जो है एक्सपोर्टर्स के लिए वो कम हो जाएगा। फिर ये बात करते हैं ट्रेड डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करने की, जिसमें ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के ऊपर हमारी ट्रेड पॉलिसीज डिपेंड करती हैं। इंडिया को मूव करना होगा रिएक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से प्रोएक्टिव रूल मेकिंग पार्टिसिपेशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे पास में इंडिया जो है उसने बहुत ही लिमिटेड इन्फ्लुएंस दिखाया अपना, किसमें, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो कि यूरोपियन यूनियन लेकर आया। अर्ली एंगेजमेंट अगर ऐसे फ्रेमवर्क्स में होती तो इंडिया को अलाउ किया जाता कि वो इन्फ्लुएंस करें रूल्स को, प्रोटेक्ट करें एक्सपोर्ट सेक्टर्स को और ट्रांजिशन पीरियड्स को सिक्योर करें। नाउ यहाँ पर ये बात करते हैं कि किस तरीके से हमें एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है इन द एज ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस इसके ऊपर काम करना है। सो ग्लोबल ट्रेड जो है वो आपका एक ऐसे फेज में आ रहा है जहां कॉम्पिटिटिवनेस डिपेंड करेगी सप्लाई चेन रेजिलियंस के ऊपर। तो यहाँ पर रेगुलेटरी कंप्लायंस के ऊपर काम करना होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और लॉजिस्टिक कॉस्ट को लोअर करना होगा। कंट्रीज जो क्विकली अडेप्ट करती हैं वही यहाँ पर मार्केट शेयर को गेन कर रही होती हैं। ठीक है, while I'm recording this video there is a news that came in my feed right now। 45 NBFCs क्लोज कर दिए गए 11th of March में, 36 का लाइसेंस कैंसिल किया गया और 9 ने यहाँ पर अपने लाइसेंसेस सरेंडर कर दिए हैं। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर क्यों हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे इनके रीजंस दिखाए गए हैं कि जैसे इन्होंने कुछ कंप्लायंसेस नहीं किए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस वजह से इनके लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। की कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, तो यहाँ पर आपके पास में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वाला जो आपका स्कीम रहता है, गवर्नमेंट स्कीम एक्सपोर्ट करते हैं इंसेंटिव्स टू प्रमोट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। ठीक है, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम। रोड टैप आपका जो कि रिफंड करते हैं एम्बेडेड टैक्सेस को, ड्यूटीज को, जब हम एक्सपोर्ट कर लेंगे कुछ हमें यहाँ पर क्राइटेरिया मीट करने होते हैं। फ्रेंड शोरिंग, रीलोकेट करेंगे सप्लाई चेन्स पॉलिटिकली अलाइड कंट्रीज की तरफ। सीबैम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन पॉलिसी इंपोज करती है कार्बन कॉस्ट इंपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड ऑन देयर एमिशंस इंटेंसिटी। एनालिटिकल टेक अवे, एक्सपोर्ट पॉलिसी अंडरगो कर रही है स्ट्रक्चर शिफ्ट सब्सिडी ड्रिवन इंसेंटिव से सिस्टमिक कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ। ग्लोबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, क्लाइमेट रेगुलेशन, सप्लाई चेन फ्रेगमेंटेशन, सस्टेनेबल एक्सपोर्ट ग्रोथ यहाँ पर डिपेंड करती है एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स के ऊपर। कंप्लायंस सिस्टम्स रोबस्ट हो रहे हैं, एक्सेसिबल यहाँ पर एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग है, ट्रेड डिप्लोमेसी हमारी प्रोएक्टिव हो गई है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं रेदर देन डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। एक रेजिलिएंट एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बनाएंगे जो कि सस्टेन कर पाएंगे लॉन्ग टर्म ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को। नेक्स्ट आ जाते हैं एनर्जी सिक्योरिटी अंडर थ्रेट। अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया को ना अपने एक्सपोर्ट यहाँ पर जो गैस स्टोरेज है उसको एक्सपेंड क्यों करना चाहिए। अब ये ना मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देती हूँ, बहुत ज्यादा एडिटोरियल के अंदर रीड कर नहीं जाएंगे क्योंकि ना लॉन्ग टर्म में तो इम्पोर्टेंट है नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए है। तो अगर इंटरव्यू वगैरह है तो वैसे भी जो पॉइंट्स मैं बोलूंगी वो आपको हेल्प करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में अब आपको पता है यूएस, इजराइल और आपका ईरान का वॉर चल रहा है। ठीक है, सो एक तो हमारे पास में दो कनेक्टेड इश्यूज हैं, एक तो एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क, एक इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस स्टोरेज को यहाँ पर अभी तक बिल्ड नहीं कर पाई है, जिसके लिए इन्होंने बहुत हाई सब्सिडीज भी हाई टैक्सेस भी लगाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर यूएस, इजराइल और ईरान की जो पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट है इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को थ्रेटन किया गया, वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट है वो। ठीक है, अब यहाँ पर ये 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे हैंडल करता है विच इज इक्वल टू 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड। अब जो मेजर एक्सपोर्टर्स इस रूट से यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और इराक हैं। तो ये जो चेक पॉइंट है अगर यही डिसरप्ट हो गया तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई फॉल करेगी, प्राइसेस यहाँ पर शार्पली राइज करेंगे। अब इंडिया बहुत हाईली वनरेबल हो गया क्योंकि हम थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर हैं चाइना और यूएस के बाद में, और हमारी मोस्ट ऑफ द एनर्जी इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्रूड ऑयल पर हम 85 से 90% इंपोर्ट डिपेंडेंस दिखाते हैं, नेचुरल गैस के ऊपर 50% और एलपीजी के ऊपर 65%।
जिसका मतलब ग्लोबल शॉक क्विकली यहाँ पर अफेक्ट करेंगे इंडिया को। अब यहाँ पर एक टर्म यूज होती है, टर्म ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्शन, इसको देखते हैं। तो मैं अलग से समझा देती हूँ। तो ये क्या होता है, देखो हमारे पास में यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरिएशन होता है, जिसमें कि एक्सपोर्ट प्राइसेस अपॉन इंपोर्ट प्राइसेस हम देखते हैं, एक्सपोर्ट प्राइसेस अपॉन इंपोर्ट प्राइसेस। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर इंपोर्ट प्राइसेस ज्यादा फास्ट राइज कर जाएंगे एक्सपोर्ट से, तो कंट्री गरीब होती जाएगी, पुअरर बनती जाएगी। ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, इंडिया को डॉलर्स में पे करना पड़ेगा उस ऑयल के लिए। अब हाई इंपोर्ट बिल्स बनेंगे, करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारी बढ़ जाएगी, और रुपी जो है वो यहाँ पर वीकेन होती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बोलते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, इस पर बहुत गंदा इम्पैक्ट आएगा। ऑयल शॉक्स यहाँ पर इकोनॉमी को मल्टीपल चैनल्स के थ्रू अफेक्ट करेंगे, जैसे इन्फ्लेशन, ऑयल अफेक्ट करेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, यहाँ पर एयरलाइंस, ट्रकिंग, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, सब में हमारे पास में यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा। अगर 10% राइज होता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, तो जो इन्फ्लेशन है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.35%। अब ये आगे बोलते हैं कि अगर यहाँ पर फ्यूल कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, हायर फ्यूल कॉस्ट है, तो आपके कंजम्पशन को कम करेगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होगा। तो अगर 10% ऑयल इंक्रीज होता है, तो 0.1% का रिडक्शन जीडीपी ग्रोथ में भी देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में ये बोलते हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगर आपका ऑयल 80 से लेकर $105 पर बैरल हो जाता है, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर हमारे पास में हमारे जो बिल्स हैं वो शार्पली इंपोर्ट बिल्स राइज करेंगे, और अगर हाई इंपोर्ट होगा, ज्यादा डॉलर्स चाहिए होंगे, डिमांड डॉलर की बढ़ेगी और रुपी जो है वो वीक हो जाता है। फिर एलएनजी क्राइसिस की बात करते हैं कि हमारे यहाँ ना इंडिया में अभी भी यहाँ पर नेचुरल गैस की शॉर्टेज है। इसमें ये बोलते हैं कि देखो, अगर हमारे पास मेजर सप्लायर की बात की जाए तो वो कौन है, कतर एनर्जी, कतर से। ठीक है, अब कतर यहाँ पर सप्लाई कर रहा है 10 से 11 MTPA एलएनजी इंडिया को, 10 से 11 मैट्रिक टन्स यहाँ पर उसके आपके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, एलएनजी को इंडिया में भेज रहा है। अब अगर यहाँ पर एलएनजी इंपोर्ट्स हमारे अफेक्ट होते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, वो हमारे यहाँ पर 45% हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से 10 से 11 मिलियन टन्स मैट्रिक टन्स यहाँ पर मैट्रिक टन्स पर एनम हमारा जो एलएनजी इंपोर्ट है वो अफेक्ट हो रहा है, और कोई भी डिसरप्शन गैस सप्लाई को इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं। अब इंडिया की गैस इकोनॉमी प्लान ये है कि हम अपने गैस यूसेज को बढ़ाएं। करेंट शेयर जो हमारे एनर्जी मिक्स में है वो 6.7% है, जिसको हम बढ़ाकर 15% करना चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि अगर ये टारगेट 2030 तक आपको यहाँ पर अचीव करना है, तो अब आपको यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्यों करना चाहते हैं कि क्लीनर कोल हो, सुटेबल हो पावर जनरेशन के लिए, और यूजफुल हो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में। और ये करेंगे अगर हम, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास में एक बेटर क्या हो रही है, हमारे पास में यहाँ पर क्लीनर ऑयल फ्यूल की तरफ हम जाएंगे, एनर्जी ट्रांजिशन होगा, साथ में यहाँ पर हमारे जो बिल्स हैं वो हम कम करना चाहते थे, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। फिर ये बोलते हैं कि जो इंडिया का एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर 8 एलएनजी टर्मिनल्स हैं, टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी है, 52.7 यहाँ पर मैट्रिक टन पर एनम। अब ये बोलते हैं कि देखो, मेजर ऑपरेटर्स में पेट्रोनेट एलएनजी और गेल इंडिया आते हैं, GAIL। तो यहाँ पर हमारे पास इंपोर्ट एलएनजी है और कन्वर्ट करते हैं उसको नेचुरल गैस में। अब एक टर्म यूज की जाती है यहाँ पर, जिसको आपको ने कई बार पढ़ा भी होगा, फोर्स मेजॉर के करके। अब ये यहाँ पर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो, एक लीगल क्लॉज है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंशन होता है जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स होते हैं। ठीक है, ये टर्म है। ठीक है, अब ये यहाँ पर कहते हैं कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स आते हैं, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हमारे पास साइन भी है, तो हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं टेम्परली। तो यहाँ पर जैसे वॉर, नेचुरल डिजास्टर, शिपिंग डिस्ट्रप्शंस, तो शिप यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफली पास नहीं कर सकते, तो कंपनीज डिक्लेयर कर सकती है फोर्स मेजॉर।
अब यहाँ पर हमारे पास में जो सबसे बड़ी वीकनेस है, द बिगेस्ट वीकनेस दैट वी हैव इज लैक ऑफ गैस स्टोरेज. Unlike oil, India has a very little gas storage capacity. So current LNG inventory में हमारे पास केवल 21 days का ही सप्लाई है approximately. Now the problem rises here. This is extremely small and the storage matters because energy storage acts as a shock absorber. During supply disruption, storage gas can be used. So countries with large gas storage, US, China, Japan, South Korea, they are maintaining 10 to 15% of annual consumption of their storage. ठीक है, as storage. तो जितना annual consumption है उसका 10 to 15% they have stored. So what is here the most important point, that is India's strategic oil storage. So India already has built strategic reserves for crude oil. For example, Visakhapatnam Strategic Petroleum Reserve. Then we have Mangalore Strategic Petroleum Reserve and Padur Strategic Petroleum Reserve. So they can store about 39 million barrels. ठीक है, 39 million barrels का यहाँ पर oil जो है ये हम अभी store कर सकते हैं. So gas storage is still our inadequate. So they are saying that we have to change some things. For example, we have to go for a proposed gas storage plan. Now this is proposed only. We don't have not started following it. This is just proposed. They are saying that India should maintain a storage equal to 10% of annual gas consumption, जिसमें कि यहाँ पर total consumption आपका 70 BCM के अराउंड होगा. जो required storage है strategic हमारे पास में 7 BCM है और commercial में 3 BCM है. तो total BCM हमारी storage capacity अभी 10 है. अब चाइना का एग्जाम्पल बोलते हैं कि भाई चाइना जो है वो गैस डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि यहाँ पर 10% स्टोरेज अपना मेंटेन कर कर चलेगी और ये बाय लॉ है. ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अपने मन से कर रहे हैं, ये बाय लॉ है. इससे क्या होगा, सप्लाई सिक्योरिटी इंश्योर होती है. इंडिया करेंटली हैज नो सच मैंडेट. वैसे तो हम बहुत रूल्स बनाते हैं. सो पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है हमारे पास. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, जहां पर इनको बोला गया कि जो पाइपलाइंस हैं उनको रेगुलेट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंश्योर करो और कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो. तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यहाँ पर बिल्ड करना चाहते हैं गैस स्टोरेज को. सो गवर्नमेंट के पास में यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हैं जब ऑयल क्राइसिस जैसी सिचुएशन हमारे सामने आती है. सबसे पहले तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि आप ना फ्यूल टैक्सेस को कट कर दो, जिसमें कि आप यहाँ पर लार्ज रेवेन्यू एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट कर रहे हो. अपने टैक्सेस को लोअर करो, फ्यूल प्राइसेस यहाँ पर जो है ठीक है वो उससे कम हो जाएंगे, जिससे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू लेकिन कम होगा. अब यहाँ पर दूसरा बोलते हैं कि कंज्यूमर ही पूरा फ्यूल कॉस्ट बेयर करे, लेकिन इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा. तीसरा ऑप्शन है कि जो ऑयल कंपनीज हैं ये लॉसेस अब्सॉर्ब करें, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो कि शॉक को एब्सॉर्ब करेंगे लेकिन ये उनके फाइनेंसेस वीक कर देंगे. तो जो हिस्टोरिकल ऑयल क्राइसिस हुई, जैसे 1973 में ऑयल अरब एम्बार्गो हुआ, 1979 में इरानियन रेवोल्यूशन हुआ, 1991 जब बीओपी क्राइसिस हमारे सामने आया था, गल्फ वॉर, 2008 में कमोडिटी बूम हुआ और 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर. तो इससे सबसे इन्फ्लेशन आया और ग्लोबल रिसेशन आए. तो ये कहते हैं कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी क्यों मैटर करती है, क्योंकि रिलायबल एक्सेस है हमारे पास अफोर्डेबल एनर्जी में, और इसके लिए इंडिया को अपने सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई करना होगा. स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की जरूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये सारी चीजें हमें चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपेंशन करें, जैसे नेशनल सोलर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पर इनके ऊपर फोकस करें. डोमेस्टिक गैस एक्सप्लोरेशन करें, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंडर. तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इंडिया को ना अर्जेंटली स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस स्टोरेज बिल्ड करना होगा, ताकि यहाँ पर एलएनजी इंपोर्ट जो बढ़ रहे हैं उनकी डिमांड मीट कर पाए. ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस बहुत फ्रिक्वेंट होते जा रहे हैं, तो उससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाए. और यहाँ पर जो गैस है वो एक लार्जर रोल प्ले करेगी इन द इंडियाज एनर्जी मिक्स. So US-Israel-Iran conflict, it is exposing a structural weakness in India's energy security, where heavy import dependence combined with inadequate gas storage, right? So we can see that building strategic LNG reserves and diversifying supply sources is very essential so that we can protect the economy from future economic energy shocks. Fine, समझ में आ गया. ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है वो किसके बारे में बात करता है. अब आगे बढ़ते हैं.
ये एडिटोरियल ना ऑल्दो लास्ट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर ये न्यूट्रिशन सेंसिटिव क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं, फोकस एरिया ऑफ फार्म रिफॉर्म्स। तो ये क्या बात कर रहे हैं उसको समझना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग फॉर रिलेटेड टू योर नबार्ड एग्जाम एंड आरबीआई ग्रेड बी, एंड स्पेशली यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी के ईएसआई पोर्शन में एंड नबार्ड में तो ये ओवरऑल ही काफी इंपॉर्टेंट है। ईएसआई भी जब आता है तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो एडिटोरियल है ये कहता है कि इंडिया के जो फार्म रिफॉर्म्स हैं अब उनको रीथिंक करना होगा सो दैट एग्रीकल्चर जो है वो ना कि केवल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करे, वो न्यूट्रिशन, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस पर भी फोकस करें। तो एक सेंट्रल पैराडॉक्स की बात करते हैं ये इंडियन एग्रीकल्चर की, कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रिशन प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर हैज अचीव्ड रिमार्केबल प्रोडक्शन सक्सेस yet the country faces a deep nutritional and sustainability crisis। ये एडिटोरियल बात करता है कि जो फ्यूचर फार्म रिफॉर्म्स हैं उनको प्योरली प्रोडक्शन फोकस से एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क की तरफ आना होगा जिसमें न्यूट्रिशन, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस को आप इंटीग्रेट कर रहे हो। सो द पैराडॉक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर दे से कि आज जो इंडिया प्रोडक्शन कर रहा है फूड का वो बहुत ज्यादा है पहले जितना होता था। सो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा 300 यहाँ पर 30 मिलियन टन से ज्यादा हो चुका है, जो कि यहाँ पर डबल है जो आउटपुट हमारे अर्ली 1990s का था। डिस्पाइट दिस अचीवमेंट न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स हमारे एक्सट्रीमली पुअर हैं। इंडिया 1/4 ऑफ वर्ल्ड अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन को अभी भी होस्ट करता है। मोर देन 50% जो विमेन है वो अनीमिया से सफर कर रही हैं। अराउंड 2/3 जो चिल्ड्रन है वो अनीमियक है। नियरली 790 मिलियन पीपल जो हैं वो एक हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सो हाई फूड प्रोडक्शन आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट नहीं करता है गुड न्यूट्रिशन में। यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉलिसी फोकस कर रही है कैलोरीज के ऊपर ना कि न्यूट्रिशन के ऊपर। ये इंडिया की प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। सो ये कहते हैं कि फूड एबंडेंस जो है वो तो देखने के लिए मिल रही है बट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो कैलोरी वर्सेस यहाँ पर न्यूट्रिशन गैप हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब ये कहते हैं कि ये जो पैराडॉक्स है ये एग्जिस्ट क्यों करता है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर केवल प्रोडक्शन नहीं है लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो इंडियन एग्रीकल्चर इज बीइंग डोमिनेटेड बाय टू क्रॉप्स, राइस एंड व्हीट। This is mainly because of the green revolution and policy incentives. So they are saying that minimum support price system encourages farmers to grow crops that are being procured by the government heavily, and major MSP procured crops are rice and wheat again, which are receiving procurement guarantees, fertilizer subsidies and irrigation support. Because of this, farmers are often preferring rice and wheat over other crops. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई देखो हमारे पास में जब एमएसपी है, प्रोक्योरमेंट गारंटी दे दी गवर्नमेंट ने, अब ये क्रॉप्स तो गवर्नमेंट खरीद ही लेगी। अगर जैसे आप देखते हैं टमाटर के प्राइस इतने नीचे चले जाते हैं, लोग उनको सड़कों पे खराब कर बेचते हैं, बेचते भी नहीं है, उनको फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि फार्मर एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। अब कम से कम इन क्रॉप्स के साथ ये वाला उनको रिस्क तो नहीं है। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है वो वर्सन कर रही है फूड सिक्योरिटी को लेकिन। अब एडिशनल प्रेशर आ रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर। सो टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं, तो वीट ग्रोइंग सीजन शॉर्टन हो गए हैं नॉर्दर्न इंडिया में। इरेक्टिक रेनफॉल होती है, रेन फेड एग्रीकल्चर है हमारे पास में, तो रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि यहाँ पर रेन फेड एग्रीकल्चर मिलियंस ऑफ फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखते हैं इंडिया में ट्यूबवेल, समर, पता नहीं क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। ग्राउंड वाटर ऑलरेडी बहुत डिप्लीट कर रहा है। सो वाटर टेबल्स में सीवियर डिक्लाइन देखा गया है मेजर ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन्स में। तो ये जो फूड चैलेंज है अब ये केवल प्रोड्यूसिंग इनफ क्रॉप के बारे में नहीं है, प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबली अंडर क्लाइमेट स्ट्रेस के बारे में भी है। तो यहाँ पर जो मेजरली अफेक्टेड स्टेट्स हैं ड्यू टू ग्राउंड वाटर डिप्लेशन वो कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा। वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स देखी गई, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट कर्नाटक और तमिलनाडु में। फिर यहाँ पर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट में आपको पता ही है, ड्रॉट जो है वो रेन फेड फार्मिंग को कितना अफेक्ट करते हैं। सो हमारे पास ये बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। एग्रीकल्चर एक तो विक्टिम है क्लाइमेट चेंज का और दूसरा कंट्रीब्यूटर भी है। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है ये मीथेन एमिशन जो राइस फील्ड से होता है। 13% ऑफ इंडियाज क्लाइमेट
this carbon emission happens only through agriculture, 13%. So यहाँ पर agriculture is contributing through methane emissions, fertilizer related emissions and land use changes. So at the same time farmers are also suffering from heat waves, floods and drought. So we need a new approach. ठीक है, यहाँ पर ये बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिशन और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अब आप फोकस करो। अब देखते हैं यहाँ पर रीथिंकिंग फूड पॉलिसी। तो एडिटोरियल आर्ग्यू करता है कि फूड पॉलिसी जो है वो बेसिक फूड सिक्योरिटी से अबव यहाँ पर इवॉल्व करनी चाहिए, बियॉन्ड जानी चाहिए। 3 ऑब्जेक्टिव्स पर काम करना है, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल रिसोर्स यूज। मैं कुछ चीजें अपनी नॉलेज से भी आपको बताते हुए चलती हूँ। प्रॉपर आर्टिकल मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जो लिखा होता है वो एडिटोरियल में आता है, जो मैं बोलती हूँ वो बहुत बार एडिटोरियल में लिखा नहीं होता, मैं केवल अपनी नॉलेज यूज कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो लिंक्ड होता है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सो यहाँ पर ये कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझो ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है क्या, जो कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगा, क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करेगा और एनवायरमेंटल डैमेज को कम करेगा, जैसे वाटर एफिशिएंट इरिगेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, सॉइल कंजर्वेशन। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का रोल होता है फार्म रिफॉर्म्स लाने में। टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर को ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। फॉर एग्जांपल प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और फार्मिंग एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हम सेंसर, सैटेलाइट इमेजरी, वेदर डेटा, इनको यूज कर फार्मिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं। फार्मर्स डिटरमिन करते हैं कि कितना पानी यूज करना है, कब अप्लाई करना है फर्टिलाइजर्स को, तो वो जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज हुआ इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एफिशिएंटली यूज हुए, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। अब एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने एग्री टेक कोलैबोरेशन का, जिसमें ये बोलते हैं कि कोलैबोरेशन हुआ नीति आयोग और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में, जो कि एग्री टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। अब ये डिजिटाइज करते हैं फार्मलैंड को, वेदर अलर्ट प्रोवाइड करते हैं और क्रॉप एडवाइजरी ऑफर करते हैं। सो क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रोजेक्ट्स है, जिसमें कि यहाँ पर ये बोलते हैं आपकी एक एडिटोरियल में एग्जांपल दे रखा है इन्होंने महाराष्ट्र क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का, जिससे जो यील्ड थी वो 9 to 21% यहाँ पर इंक्रीज हुई अमंग फार्मर्स। और ऐसे प्रोजेक्ट फार्मर्स को क्लाइमेट स्ट्रेस को अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों को इम्प्रूव कर रही है। रोल ऑफ बायोटेक एंड इम्प्रूव सीड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में एक की रिफॉर्म एरिया एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप करती है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को, न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स को। अब एग्जांपल्स में विटामिन ए एनरिच्ड क्रॉप्स आती हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट मेज आता है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जीनोमिक्स, एडवांस ब्रीडिंग टेक्निक्स, डेटा ड्रिवन क्रॉप डेवलपमेंट, इनको यूज करो जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, हाई ईल्ड दे और न्यूट्रिएंट रिच हो। तो लार्ज इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें करनी होगी। फिर बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कहते हैं कि जो न्यू क्रॉप वैरायटीज आप लेकर आ रहे हो इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो इनोवेशन को एनकरेज करती हैं। पॉलिसी को बैलेंस करना होगा इनोवेशन इंसेंटिव्स को। अफोर्डेबिलिटी फार्मर्स के लिए बढ़ानी होगी और पॉसिबल सॉल्यूशंस में पेटेंट पूल्स आएंगे एंड पब्लिक प्राइवेट रिसर्च पार्टनरशिप आएगी। सो यहाँ पर ये बोलते हैं कि एनकरेज करो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च में, प्रमोट करो डेवलपमेंट इम्प्रूव क्रॉप वैरायटीज की। एक्सेसिव पेटेंट प्रोटेक्शन जो है वो एक्सेसिबिलिटी स्मॉल फार्मर्स के लिए रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर इनोवेशन एनकरेज करता है, स्ट्रॉन्ग आईपीआर प्रोटेक्शन, अफोर्डेबिलिटी इंश्योर करता है, एक्सेसिव मैकेनिज्म फॉर फार्मर्स। सो पॉसिबल सॉल्यूशंस में ट्रेड स्पेसिफिक लाइसेंसिंग, पेटेंट पूल्स, पब्लिक प्राइवेट रिसर्च पार्टनरशिप्स, ये सभी आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो फास्टर क्रॉप अप्रूवल, इंडिया में न्यू क्रॉप वैरायटीज जो हैं वो फेस कर रहे हैं लॉन्ग रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस, इनको अप्रूवल ही नहीं मिल रहा। डिलेज यहाँ पर क्या करते हैं, अडॉप्शन जो टेक्नोलॉजीज का उसको और ज्यादा स्लो डाउन कर देंगे और यही यहाँ पर अगर हम अडॉप्ट कर लेते तो फार्मर्स को हेल्प होती। अगर फास्टर अप्रूवल सिस्टम होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर रेगुलेटरी बॉटलनेक्स में
स्लो रेगुलेटरी अप्रूवल्स न्यू क्रॉप वैरायटीज के लिए बात की गई, लेंथी अप्रूवल प्रोसेसेस, डिप्लॉयमेंट क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स का यहाँ पर डिले कर देते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन डिले कर देते हैं और रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड फास्टर अप्रूवल्स हमारे लिए नेसेसरी है। अब यहाँ पर करेंट एग्रीकल्चरल इंसेंटिव्स जो हमें दिए जा रहे हैं उनके साथ में प्रॉब्लम क्या है, तो ये बोलते हैं कि देखो इंडिया की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से और इनपुट सब्सिडीज से इन्फ्लुएंस्ड है, डिस्टॉर्टेड क्रॉपिंग पैटर्न्स लेकर आती है, व्हीट और राइस पर ज्यादा फार्मर्स फोकस करते हैं, हाईली वाटर इंटेंसिव है, अलोंग विद दैट रिसोर्स डिमांड करती हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज यहाँ पर रिजल्ट करते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में, सॉइल डिग्रेडेशन में, वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ। सो वाटर डिस्प्यूट्स कावेरी बेसिन में पार्शियली लिंक्ड है वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर से और इसी तरह के इश्यूज पंजाब एंड हरियाणा में देखने के लिए मिलते हैं। अब ये बात करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की। सो ये आर्टिकल बोलता है कि हमें ना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना होगा, जिसमें हम केवल राइस एंड व्हीट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, रेदर हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पल्सेस, ऑयल सीड्स, ठीक है, एंड मिलेट्स के ऊपर। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईली बेनिफिशियल है, यहाँ पर हमें कम पानी चाहिए, ड्राई रीजन्स में ग्रो होते हैं और हाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, तो ये हमारे पास में हाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंटली लेस वाटर, क्लाइमेट रेजिलिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में रिच है, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमें मिल जाती है। ग्रीन वाटर क्रेडिट्स ये क्या है, अब यहाँ पर ये कहते हैं, अच्छा एक चीज याद रखना, जो मिलेट्स होते हैं वो आयरन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन सब में रिच होते हैं, तो अनीमिया और मैलन्यूट्रिशन दोनों से फाइट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ग्रीन वाटर क्रेडिट्स, अब ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें कि हम फार्मर्स को रिवॉर्ड करेंगे अगर वो वाटर कंजर्वेशन की तरफ जाते हैं, तो जो फार्मर्स वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस यूज करेंगे उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे जिससे कि सस्टेनेबल फार्मिंग हो। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि फार्मर्स को रिवॉर्ड करो कंजर्व करने के लिए पानी को, इसके अलावा यहाँ पर सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस के लिए एंड इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल फार्मिंग की तरफ हम यहाँ पर जाएंगे। न्यूट्रिशन सेंसिटिव क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये बोलते हैं कि यहाँ पर एक न्यू फ्रेमवर्क लेकर आओ, न्यूट्रिशन सेंसिटिव क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसमें कि प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव है और हायर फार्म आउटपुट आपको मिलेगा। क्लाइमेट अडॉप्शन करेंगे तो क्लाइमेट चेंज से रेजिलिएंट हो जाओगे, न्यूट्रिशन पर फोकस करोगे तो हेल्थियर डाइट मिलेंगी। तो एनसीएसटीए यहाँ पर प्रमोट करेगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स को, सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट और वाटर एफिशिएंट फार्मिंग की तरफ। अब यहाँ पर बात होती है ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, जिसमें ये कहते हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी, न्यूट्रिशन और क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर फोकस करे। जो इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन था वो प्रोडक्शन बढ़ाना, व्हीट राइस कल्टीवेशन, केमिकल फर्टिलाइजर इन पर फोकस कर रहा था, जिससे कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आई, तो वो हमें नहीं करनी है अब। तो यहाँ पर फोकस हमारा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, केवल राइस एंड व्हीट पर नहीं होगा, एफिशिएंट रिसोर्स यूसेज होगा और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। सो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी यहाँ पर क्या कर रही है, फूड प्रोडक्शन से ज्यादा चीजें अफेक्ट कर रही है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, रूरल लाइवलीहुड, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सो फूड पॉलिसी रिफॉर्म्स अगर आते हैं तो वो यहाँ पर नरिश करें लोगों को और प्रोटेक्ट करें इकोसिस्टम को। सो फूड पॉलिसी रिफॉर्म्स मस्ट देयरफॉर एम टू नरिश पीपल व्हाइल प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम्स। फाइन, क्लियर हुआ। तो सक्सेस यहाँ पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म की मेजर की जाती है ना ही केवल हायर क्रॉप आउटपुट बट आल्सो बाय इम्प्रूव न्यूट्रिशन आउटकम्स, सस्टेनेबल वाटर एंड सॉइल यूज एंड देन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। सो हमारा जो रियल गोल है वो क्या है, नरिश करना है लोगों को और प्रोटेक्ट करना है इकोसिस्टम को, ठीक है। सो प्रेसिजन एग्रीकल्चर क्या होता है ये सब मैंने आपको बता दिया, यू कैन स्टडी एंड रिवाइज इट फ्रॉम द पीडीएफ प्रोवाइडेड इन टेलीग्राम ग्रुप, ओके। चलो सो यहाँ पर ओवरऑल हमें क्या समझ में आया, इंडियाज फार्म रिफॉर्म शुड मूव फ्रॉम अ प्रोडक्शन फोकस्ड मॉडल टू अ न्यूट्रिशन सेंसिटिव क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम दैट प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको कंक्लूजन को लिखोगे। वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आया तो कमेंट कर देना, कुछ और चाहिए तो बता देना। साथ में वेबिनार है हमारा संडे को,
उसको ज्वाइन कर लेना। कैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है वो आपको समझ में आएगा। और अगर यहाँ पर चाहते हो ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस करना एक गाइडेड अप्रोच के साथ में, तो आप हमारे साथ में हमारे पेड कोर्सेज के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। पेड कोर्सेज एज इन केवल एक पेड प्रैक्टिस होगी जिसमें कि बहुत नॉमिनल सी फी आपको पे करनी है, और जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता है आरबीआई, नबार्ड, इडा इन सब का, तब तक आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।